गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11वीं के गद्य खंड का 5वां चैप्टर गलता लोहा पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके मन में ये बातें आ रही होंगी कि अभी तो सर 2 चैप्टर पढ़ाए थे, तीसरा और चौथा चैप्टर क्यों छोड़ दिया गया। तो मैं आपके पास पाठ्यक्रम की सूची भेजा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि अप्पू के साथ 2.5 साल तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर विदाई संभाषण इस साल आपको नहीं पढ़ना है, अर्थात आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इसलिए आज हम लोग 5वां चैप्टर गलता लोहा, जो शेखर जोशी जी का निबंध है, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसका सारांश आपको बता दूं कि सारांश क्या है, इसमें लेखक किसकी चर्चा किया है और किन बिंदुओं पर अपनी नज़र रखा हुआ है। गलता लोहा, जैसा कि आप पहले शीर्षक ही देख रहे हैं, गलता लोहा। इसमें 2 बच्चों की कहानी है। एक बच्चे का नाम है धनराम और दूसरे बच्चे का नाम है मोहन। ये दोनों बच्चे सहपाठी हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा के दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं। कौन? अभी मैंने नाम बताया, धनराम और मोहन। धनराम लौह शिल्प करने वाले लोहार गंगाराम का पुत्र है, जबकि मोहन उच्च कुल में जन्म लेने वाला, ब्राह्मण खानदान में जन्म लेने वाला पंडित का पुत्र है। इसके पिताजी पुरोहिताई का कार्य करके पैसे एकत्र करके परिवार का भरण पोषण करते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे करते करते कुछ समय व्यतीत हो जाता है और एक समय आकर के कौन, उसके पिता जो पुरोहिताई का धंधा करते थे, वह मोहन से कहते हैं कि धीरे धीरे हमारी अवस्था ढलती जा रही है, अब वह मेरे अंदर स्थिति नहीं है कि मैं जाकर के दूसरे लोगों के यहाँ पुरोहिताई का कार्य करूं और पैसे एकत्र करूं, आपके पास लाऊं और तुम्हारी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाऊं। दूसरी तरफ उस लौह शिल्प करने वाले गंगाराम का पुत्र धनराम, वह भी इन किन प्रकारेण इसको तरह तरह से पैसे की व्यवस्था करके स्कूल में भेजता है, ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कुछ योग्य बन जाए। लेकिन धनराम मंद बुद्धि का बालक है, वहीं मोहन अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का बालक है, पढ़ने में बहुत ही तेज है। और इन दोनों के अध्यापक जो हैं, उनका नाम मास्टर त्रिलोक सिंह है। मास्टर त्रिलोक सिंह दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह को भी यह बात मालूम है कि धनराम पढ़ने में बिल्कुल ही मंद बुद्धि वाला बालक है, जबकि मोहन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है। तो समय समय पर बार बार टिप्पणी करते रहते हैं, किसके संबंध में? मोहन के संबंध में, कि मोहन तो पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा और निश्चित रूप से योग्य बनेगा। दूसरा, धनराम को इन्होंने जाति टिप्पणी के करके हतोत्साहित करने का कार्य किया। कि क्यों हतोत्साहित किया? क्योंकि यह पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने 13 का पहाड़ा याद करने के लिए कहा कि 13 का पहाड़ा याद करके आना। तो उसने किसी तरीके से 1-2 कड़ी तक ही वह याद कर पाया, तीसरी कड़ी तक जाते जाते भूल गया, पहाड़ा नहीं याद हो पाया। और उस समय का विधि विधान ऐसा था कि जो बच्चे पहाड़ा याद नहीं कर सकते अथवा जिनको सजा पानी है, उनको अपनी संटी का चुनाव स्वयं करना पड़ता था। तो धनराम जा करके
एक मजबूत संटी लाता है, जिसके कारण उसकी खूब जम करके पिटाई होती है। फिर याद करने के लिए दिया जाता है, तो इस बार चौथी कड़ी तक जाते जाते पुनः वह पहाड़ा भूल गया, याद नहीं कर पाया। अब बार बार कहने के बाद भी, बार बार याद कराने के बाद भी उसके समझ में कुछ नहीं आता था। तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जाती टिप्पणी कर दिया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा रे। किसी अध्यापक का इस तरीके से टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित था, फिर भी मास्टर त्रिलोक सिंह ने ऐसी टिप्पणी किया। स्थिति यह बनी कि धीरे धीरे स्थिति चलते चलते मोहन पढ़ने में बहुत ही तीव्र था। एन केन प्रकारेण इसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाती थी और इसका स्कूल घर से 4 मील दूरी पर था, जहां पैदल ही जाना पड़ता था, वहां से पढ़ करके आना पड़ता था। एक दिन की स्थिति, जिस समय यह अपनी स्कूल गया था, लौटते समय और बीच में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करके ही इस बच्चे को जाना पड़ता था। तो पढ़ने के लिए गया था, घर लौट रहा था, तब तक उस नदी में अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद में पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति बन पड़ी कि मोहन उसमें डूब जाएगा, लेकिन घसियारे, घास काटने वाले को घसियारा कहा जाता है, वह घास काट के लौट रहे थे। उन्होंने स्थिति को भांप लिया और इन किन प्रकारेण मोहन को दूसरे तरफ पहुंचा दिया। मोहन सुरक्षित घर आया। पिता अपने बच्चे की स्थिति को देख करके भयभीत हो गए और सोचे कि 5वीं के बाद में मैं इसको पढ़ाने में असमर्थ हूं। तब तक उन दिनों उन्हीं के बिरादरी का, उन्हीं के जाति का एक व्यक्ति, जिसका नाम रमेश बताया गया है इस चैप्टर में, रमेश लखनऊ में रहता था, अपना काम करता था। वह छुट्टी आया था अपने पैतृक गांव। इसके पिता, किसके पिता? मोहन के पिता। उनसे चर्चा करते करते मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता को प्रकट किए कि मेरा बेटा तो पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि है, लेकिन अब लगता है कि 5वीं के बाद में उसकी पढ़ाई जारी नहीं रह पाएगी। उसने कहा कि क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की समस्या है। एक दिन तो मेरा बेटा डूबते डूबते बचा है, अब मैं उसको स्कूल नहीं भेजना चाहता हूँ। कहा कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, मेरे साथ भेज दीजिए, लखनऊ जाएगा, वह पढ़ लिख करके बहुत योग्य आदमी बन जाएगा। अरे घर में जहां 4 लोग रहते हैं वहीं 5वां ये मोहन भी रहेगा, तो इसमें क्या हमारे ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। कहने के लिए लोग तो कह देते हैं, लेकिन उसके अनुसार कार्य को नहीं करते हैं। ये बहुत कष्ट की बात होती है। इसने भी कह दिया, अपने साथ लखनऊ लेकर के चला गया मोहन को, और वहां जाने के बाद में घर में रख दिया और मोहन घरेलू नौकर बन गया। चाचियां भाभियां जितनी भी उस घर में थी, मोहल्ले में जितनी थी, मोहन थोड़ा दही तो ला देना, मोहन थोड़ा सा नमक तो ला देना, यह कह करके केवल इसको सामान को लाने और ले जाने के लिए वाहक के रूप में ही बना दिया। अर्थात घरेलू नौकर यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस तरीके से मोहन वहां पर अपना दिन काटने लगा और वह अपने घर पर भी यह स्थिति नहीं बताता था। क्यों? इसलिए कि यदि हमारे पिताजी को वास्तविकता का ज्ञान होगा तो हमारे पिताजी को अत्यधिक दुख पहुंचेगा, मेरे पिताजी अत्यधिक दुखी होंगे, इसलिए वह कष्ट झेलता था, लेकिन अपने पिता को कुछ नहीं बताता था। और गर्मी की छुट्टी होने के बाद भी इस मोहन को इसके पैतृक गांव नहीं लाया जाता था। क्यों नहीं लाया जाता था? इसलिए नहीं लाया जाता था कि गांव जाने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और
लखनऊ में जहां पर इसको लेकर के ले जाया गया था, वहां का कार्य कैसे संचालित होगा, नौकर का जो कार्य है किसी दूसरे नौकर को रखना पड़ेगा, इसलिए मोहन को पैतृक गांव नहीं आने दिया जाता था। अब सोचो बेटा, क्या इसी उद्देश्य से मोहन को लखनऊ ले जाया गया था? नहीं, जिस उद्देश्य से ले जाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। इधर वंशीधर से जब लोग इसके पिताजी से कोई पूछते कि मोहन का क्या हाल है, तो वह कहते कि बहुत अच्छी तरीके से वहां पढ़ाई कर रहा है और जब लौटेगा तो एक सभ्य इंसान बनकर के लौटेगा। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में 5वीं पास करके गया था, 6वीं 7वीं 8वीं तक बहुत कहने के बाद में एक साधारण स्कूल में इसका नाम लिखा दिया गया। 8वीं पास करने के बाद में इसको पढ़ाई में न ये करके बल्कि एक तकनीकी स्कूल में इसका दाखिला करा दिया गया, नामांकन करा दिया गया, नाम लिखा दिया गया। और कुछ दिनों के बाद में जब वंशीधर को यह पता चला कि हमारा बेटा बेटे को जिस उद्देश्य से ले जाया गया था वह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, साधारण स्कूल में पढ़ता है, तो इनको बहुत ही कष्ट हुआ, दुख हुआ और अपने बेटे को बुला लेते हैं। गांव आ जाता है, बेटा तो आ जाता है तकनीकी स्कूल में, वहां पर केवल वो कारीगरी सिखा हुआ था। एक दिन स्थिति ऐसी बनती है कि वह कुछ हंसिए को लेकर के गया था धनराम के पास में दांत निकलवाने के लिए, दरातियां लेकर के गया। धनराम देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा कि कहो भैया क्या हाल है। दोनों का आपस में वार्तालाप होती है। वार्तालाप होने के बाद में देख जा करके बैठ करके धनराम के द्वारा किए हुए कार्यों को यह बड़ी सावधानी पूर्वक देखता था। देखते देखते धनराम क्या कर रहा था, एक मोटी सी छड़ को गोलाई में वो गोलाकृति बनाना चाहता था, लेकिन न्याय पर सही तरीके से न फंसने के कारण, न्याय कहते हैं लोहे का वह गुटका जिस पर रख करके लोहार भाई लोग पीटते हैं, तो क्या सही तरीके से न फंसने के कारण सही तरीके से वह गोलाई नहीं दे पा रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद में जिसके अंदर गुण होता है, कला होती है, वह कोई चुप नहीं बैठता बेटा। तो क्या किया, मोहन कहा कि लाओ मुझे सणसी दो। एक हाथ से सणसी से उस छड़ को पकड़ा और दूसरे हाथ से नपे तुले हथौड़ी से नपे तुले अंदाज में चोट करते हुए करते उनको अत्यंत सुंदर गोलाई में ढाल दिया। अब देखो बेटा, जहां धनराम को यह कार्य करना चाहिए वहां मोहन ने इस कार्य को किया, जबकि उस समय की परिपाटी ऐसी थी कि ब्राह्मण टोला वाले लोग उस लोहारों की बस्ती में जाना तक नहीं पसंद करते थे, जा करके कोई वहां बैठता तक नहीं था। वहां इस बच्चे का उस टोली में जाना, जा करके वहां बैठना और उस मोटी सी छड़ को सही आकृति में ढाल देना, यह क्या धनराम के लिए आश्चर्य का विषय था। धनराम अवाक रह गया कि यह कैसे इसने इस तरीके से कार्य को कर लिया। समझते उसको बहुत देर नहीं लगी, वह समझ गया कि मोहन जाकर के तकनीकी स्कूल में ही पढ़ा है और वहां से इस गुण को सीखा हुआ है। और मोहन दूसरी तरफ मोहन उस धनराम की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि एक सर्जक की भांति, जिस तरीके से सर्जक अपनी कारीगरी को देखता है वैसे ही अपने द्वारा डाली गई उस गोलाकृति को देख रहा था और सोच रहा था कि कितना सही तरीके से मैंने इसको गढ़ दिया। इस चैप्टर के आधार पर अब आप और हर एक पाठक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस चैप्टर को रखने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य साफ है कि किसी भी व्यक्ति को
जातीय टिप्पणी करके हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, जैसा त्रिलोक सिंह मास्टर ने किसके लिए, धनराम के लिए किया। दूसरा, कोई बच्चा कितना हो कुशाग्र बुद्धि का है, जब तक उसको सही दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होगा, सही तरीके से उसका पठन पाठन नहीं होगा, तब तक वह अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो यही चैप्टर है हमारा क्या चीज, गलता लोहा, शेखर जोशी जी का। और इस पाठ का सारांश आप सुनिए। इसके बाद में मैं अगली वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो अर्थ ग्रहण के प्रश्नोत्तर होते हैं, उन अर्थ ग्रहण के प्रश्नोत्तर को अगली वीडियो में आपके यहाँ प्रेषित करूंगा। और एक चीज और ये आग्रह है कि हर एक बच्चे डे बाय डे वीडियो को देखते रहें, क्योंकि हम देखते हैं कि यूनिट टेस्ट जब आ रहा है उस समय सब के सब बच्चे इतना ज्यादा एक ही, तो बताओ 1 महीने का 2 महीने का पढ़ाया हुआ एक दिन कैसे कवर कर पाओगे। तो इसलिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अपना कवर करते रहोगे तो आसानी से अपना पाठ्यक्रम तैयार कर लोगे, क्योंकि अगला यूनिट टेस्ट भी आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। धन्यवाद।